हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थर्ड वाला टॉपिक करेंगे, फिशरीज़। फिशरीज़ मतलब क्या होता है? फिशरीज़ मतलब फिशेज़ में ऑक्यूपेशन करना। किस तरीके से ऑक्यूपेशन? उसमें फिशेस को कैच करना, प्रोसेस करना, उनको सेल करना, या फिर अदर कोई एक्वेटिक एनिमल्स को कैच करके प्रोसेस करके सेल करना। फिशरीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडिया में बजटरीज अगर देखें हम, मतलब इंडिया में अगर बजट देखें तो जो गवर्नमेंट है हमारी, वो बजट में पैसे भी लगा रही है फिशरीज़ को डेवलप करने के लिए, एज़ वेल एज़ नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है ताकि फ़िशरीज़ जो है और ज़्यादा डेवलप हो सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं तो फिशिंग कम्युनिटी रिगार्डेड वाटर बॉडी एज मदर। जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं, जो फिशिंग का काम करते हैं, जो फ़िश निकालने का, फ़िश बेचने का काम करते हैं, उनके लिए तो वाटर जो एक लाइक अ मदर है। क्यों मदर है? क्योंकि वो उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है। नाउ वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन, तो हमारे यहाँ अगर हम इनलैंड सोर्सेज से देखें तो 64% होता है, और मतलब सी और ओशन से देखें तो 36% फिश का प्रोडक्शन होता है। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो वो करता है 0.8%। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है इंडिया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब वुमेन पार्टिसिपेशन देखते हैं हम फिशिंग में, तो वुमेन जो है वो एक्टिवली तो फिशिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट 60% वर्कफोर्स आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन। ठीक है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम क्रेडिट फैसिलिटीज़, स्पेशली फिशिंग में क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ाएं कोऑपरेटिव्स के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, ताकि फ़िशिंग से रिलेटेड जो उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फ़िशिंग से रिलेटेड जो उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ना प्रॉब्लम फेस्ड इन फिशिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? तो फिशिंग में एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि फ़िशिंग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग फ़िशिंग में काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली उसी में लगी हुई है। पर कैपिटा अर्निंग बहुत कम मिलती है, पर पर्सन अर्निंग बहुत कम मिलती है। लोग जो फिशिंग कर रहे हैं वो अदर सेक्टर्स में मूव नहीं हो रहे हैं कि अदर सेक्टर्स में भी वो लोग जॉब करें, और उनमें हाई इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और इन डेप्थ भी है। इन डेप्थ मतलब पुराने कर्जे में भी फंसे हुए हैं। नाउ हॉर्टिकल्चर देखते हैं, तो हॉर्टिकल्चर मतलब इट इज़ द साइंस, या साइंस बोल दें या आर्ट बोल दें, ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स, ये सबका कल्टीवेशन अगर करते हैं तो उसे बोला जाता है हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन। ये क्रॉप जो है फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ऑल्सो इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। इंडिया ने हॉर्टिकल्चर इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग सॉइल कंडीशंस हैं अलग अलग एरिया में। बहुत ज़रूरी है कि हम ये हॉर्टिकल्चर को डाइवर्सिफाई करें ताकि हमारे एग्रीकल्चर जो है वो और ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर के लिए, तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो हॉर्टिकल्चर जो है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आउटपुट, मतलब जितना भी हम एग्रीकल्चर का आउटपुट तैयार करते हैं पूरे इंडिया में, उसमें 1/3 जो होता है वो हॉर्टिकल्चर का होता है, और 6% वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। वर्ल्ड्स प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इंडिया जो है एक वर्ल्ड लीडर है, जिसमें वो फ्रूट्स, मैंगोज, बनानास, कोकोनट, कैश्यू नट्स, नंबर ऑफ स्पाइसेस वो क्या करती हैं, अदर कंट्रीज़ में बेचती हैं। इंडिया का प्रोडक्शन जो है वो फ्रूट्स का था 74.877 मिलियन टन्स एंड 146.554 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल। कब? 2010-11 में। उस समय इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, तो ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर की वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, एज वेल एज़ वो एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स जो हैं लाइक फ्लावर को हार्वेस्ट करना है, नर्सरी मेंटेनेंस करना है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, टिश्यू कल्चर करना है, तो इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वुमेन ऑल्सो।
नेक्स्ट देखते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मतलब होता है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो डील करता है कंप्यूटर को यूज़ करके, टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ करके, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जा सके, स्टोर किया जा सके और लोगों में ट्रांसमिट किया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर टूल से गवर्नमेंट जो है आज क्या कर पा रही है, ये देख पा रही है कि किस किस एरिया में फूड इनसिक्योरिटी, किस किस एरिया में फूड इनसिक्योरिटी आ रही है, कौन कौन सा एरिया जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में। तो उस केस में गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी के केस में उन लोगों को क्या कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में भी। एज एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, आज इन प्रोडक्ट्स के मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे हैं, कौन सी वेदर और कौन सी सॉइल कंडीशन चाहिए इन क्रॉप को ग्रो करने के लिए, सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मिल जाएगा। It acts as a tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in the society. It also has potential of employment generation in rural area. ये एक टूल की तरह वर्क करता है जो क्या करता है, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इसकी अगर हम देखें तो इसकी एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है, वो रूरल एरिया में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ न्यू सेक्टर। ये एक नया सेक्टर है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें रूरल एरियाज़ के बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब लोगों को पता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स उन लोगों को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मतलब तो क्या, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बहुत बार फूड सप्लाई में आ जाता है, हमारे वाटर रिसोर्सेज में आ जाता है, हमारे लाइफ स्टॉक को हार्म पहुंचाता है, एज वेल एज हमारी सॉइल को भी डिप्लीट करता है। तो इसलिए बहुत सारे एफर्ट्स दिए जा रहे हैं कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जो कि इको फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और वो एक टेक्निक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, हम मैन्यूअर्स के थ्रू एग्रीकल्चर करेंगे जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी हार्म ना पहुँचे। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जो इन टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे क्रॉप रोटेशन के ऊपर, ग्रीन मैन्योर के ऊपर, कंपोस्ट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस मेथड में जनरली सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सेफ़ और हेल्दी फूड बनाया जाएगा। सेफ़ और हेल्दी फूड मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाए जाएंगे जिसका कोई भी इन्वायरमेंट पे गलत इम्पैक्ट नहीं होगा। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जिससे क्या होता है, हमारा रीस्टोर, मेंटेन और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहता है। आज ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि केमिकल जो है वो उनकी बॉडी में जाकर कितना ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। अब बेनिफिट्स देखते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो एक तो इकोनॉमिकल फार्मिंग है, ये मच लेस कॉस्टलियर है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग जहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा, HYV सीड्स वगैरह बहुत महंगे आते हैं। तो एक तो ये इकोनॉमिकल फार्मिंग है। जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। स्पेशली अगर हम अदर कंट्रीज़ में देखें तो अदर कंट्रीज़ में ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये हमको इनकम जनरेशन में हेल्प करता है अगर हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें तो। प्रोवाइड हेल्दी फूड, ये हमको एक हेल्दी फूड भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड है, तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ किए, एज वेल एज इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये लेबर इनपुट फार्मिंग है। सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ रहता है, हम उसको सस्टेनेबली उसको इस फार्मिंग को कर सकते हैं, एज वेल एज दिस फार्मिंग इज़ पेस्टिसाइड फ्री। नाउ चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हम बड़े लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज़ लेस पॉपुलर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अभी भी फार्मर्स में लेस पॉपुलर है, तो इसको फार्मर्स में, लोगों में उसको पॉपुलर करना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कितनी अच्छी है।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी भी कमी है, एज वेल एज मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की भी कमी है। लो यील्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा यील्ड नहीं हो पाता, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तो क्या सोचते हैं कि इससे तो कन्वेंशनल फार्मिंग करें ताकि ज़्यादा यील्ड ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। शॉर्टर फूड लाइफ जनरली क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है बिना केमिकल्स वगैरह के बने हुए हैं, इनकी शेल्फ लाइफ मतलब ये कम टाइम तक चलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्रेड प्रोड्यूस। स्प्रे कर दिया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उन केमिकल्स की वजह से वो ज़्यादा टाइम तक चल पाते हैं। वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक चैलेंज ये है कि उसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्टर होती है, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं चल पाते। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, फिर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स जो होते हैं वो ही ग्रो हो पाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इन सारे लिमिटेशंस के बाद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारे एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, एज वेल एज ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट के लिए बहुत अच्छा ही है। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब हम रूरल डेवलपमेंट में देखें कि ओवरऑल हमें रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन रूरल डेवलपमेंट। पहला तो ये कि हम स्ट्रेस करें डाइवर्सिफिकेशन पे, हम जो बहुत ज़रूरी है कि रूरल एरियाज़ में हम डाइवर्सिफिकेशन करें, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको डेवलप करें। रूरल और अर्बन एरिया को लिंक करें अर्बन एरिया से एज वेल एज फॉरेन मार्केट से, ताकि वो लोग सिटीज़ में एज वेल एज अदर कंट्रीज़ में भी सामान बेच पाए और हायर रिटर्न कमा पाए। बेटर फैसिलिटीज़, बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें डेवलप हो। कौन कौन सी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स डेवलप हो, क्रेडिट और मार्केटिंग का, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो डेवलप हो, फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ अपना पाएँ, मतलब ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ अपनाई जाए जो फार्मर के फेवर में हो, जो फार्मर के लिए अच्छा हो, एज वेल एज सारे फार्मर्स के बीच में कॉन्स्टेंटली डायलॉग्स हो, मतलब सारे फार्मर ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहें ताकि वो ईजिली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मोर एम्फेसाइजेज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए कि रूरल डेवलपमेंट के साथ वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। तो ऐसी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ ढूंढी जाए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुँचाए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखो इसमें राइट, इसमें भी सेम वही लिखना है तुमको, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है। राइट, इसमें पावर बूस्टर्स हैं, तो पावर बूस्टर्स में देखो पेज नंबर 6.29 पे आ जाओ, तो पावर बूस्टर्स पे गिवन है कि रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर फाइनेंस कितने टाइम के लिए होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, इजी है, इस वजह से मैं ये तुम्हें यहाँ डील नहीं करवा रही हूँ। राइट, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, तो आपको ये करना है। फिर डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं ये भी आपको करना है। राइट, तो पावर बूस्टर जो है उसमें आपको एक तो नीड फॉर रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस करना है, एज वेल एज डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपरली पढ़ना है और उसको समझ के याद करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो ये आपको खुद को करना है। अगर तो भी इससे रिलेटेड आपके पास डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, बाय।